Welcome to RT classes. This is going to be part 3 of chapter 4, that is admission of a partner. और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी टॉपिक से। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एसेट मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बुक वैल्यू बिकॉज विथ टाइम, मतलब टाइम के अनुसार वो हो सकता है कि बदल जाए। जैसे शेयर्स होते हैं, उनका क्या होता है कि समय आने पे वो बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। तो वैल्यू ऑफ एसेट में भी इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, इन द केस ऑफ लाइबिलिटी इट इज़ पॉसिबल दैट अमाउंट पेबल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इन द बुक्स। मतलब कि लाइबिलिटी के केस में भी यही बोल रहा है कि जो एक्चुअल अमाउंट पेबल है वो डिफरेंट हो सकता है जो बुक्स में रिकॉर्डेड है। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डैट सम एसेट और लाइबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कुछ ऐसे भी केस हो सकता है कि कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी जो बुक्स में नहीं रिकॉर्ड की है, तो उसको क्या हो करना पड़ेगा, हम लोगों को बुक्स में वापस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके वैल्यू को दिखाना पड़ेगा। ठीक, उसके आगे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एसेट and the liability payable should be brought to the current value। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मैंने पहले भी बोला कि एसेट और लाइबिलिटी, ठीक, उसको क्या लाना है, उसके करंट वैल्यू पे लाना है। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, सो डैट द इनकमिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज और अ डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वैल्यूज। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नया, मतलब जो इनकमिंग पार्टनर है, ठीक, उसके ऊपर कोई एडवांटेज या इसका डिसएडवांटेज ना हो। ठीक, मतलब ऐसा ना हो जाए कि जो बुक्स में है उसकी लाइबिलिटी की वैल्यू कम दिख रही है और एक्चुअल में क्या है, लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में जब पार्टनर एडमिशन ले ले और उसको पता चले कि लाइबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, ये लाइबिलिटी का शेयर उसके ऊपर भी जाएगा। ऐसी हैपनिंग ना हो, इसलिए फर्म को रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी करना पड़ता है। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इज एडजस्टेड थ्रू एन अकाउंट टाइटल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे वही बोल रहा है कि इन सारी चीज़ों को जहाँ एडजस्ट करते हैं उस अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ओके, ज़्यादातर तो हम लोग यूज़ करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बहुत कम ही बोलते हैं। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी आर क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होगा या लाइबिलिटी की वैल्यू घट जाएगी, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। बोल रहा है कि अगर लाइबिलिटी का अमाउंट बढ़ेगा तो उस टाइम पे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो भी हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तब भी हम लोग डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेसिमेन है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था कि कौन सा एडजस्टमेंट किस साइड रिकॉर्ड होगा, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। ठीक, पहले हम लोग डेबिट साइड देखते हैं, उसके बाद क्रेडिट साइड देखेंगे। ओके, तो डेबिट साइड में क्या, कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। तो पहला होता है, अगर कोई एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई लाइबिलिटी है और उसका वैल्यू क्या हो रहा है, अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ठीक, तो उसको भी हम लोग इधर ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसलिए आया है क्योंकि अगर कोई पार्टनर को हम लोग रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, ठीक, वो भी हम लोग डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और कैश एंड बैंक अकाउंट इसलिए लिखा हुआ है एक्सपेंस। एक्सपेंसेस मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे,
एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। तो मतलब कि अगर जैसे कोई बिल्डिंग है तो उसकी वैल्यू को पता करने के लिए हमने किसी प्रोफेशनल को हायर किया है, ओके। तो उस प्रोफेशनल को जब हम लोग उसका फ़ी पेमेंट करेंगे तो उसे एज अ एक्सपेंस मानेंगे, ठीक। तो उस एक्सपेंस को हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ओके। अगर कोई गेन होता है मतलब क्रेडिट साइड में, इस साइड में अमाउंट ज़्यादा आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र एंट्री पास करेंगे, ओके। अब क्रेडिट साइड हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो पहला आएगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक। अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा तब हम लोग इस साइड रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम लोग इधर रिकॉर्ड करेंगे, ओके। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको भी हम लोग इधर ही रिकॉर्ड करने वाले हैं। और उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन का क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब इस साइड का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है और इस साइड का वैल्यू कम है, तो हम मतलब लॉस हो रहा है, ओके। तो इस साइड हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे, ओके। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज देख लेते हैं, ठीक, कि हम लोग जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करेंगे इन सब एडजस्टमेंट के लिए, ओके। तो पहली जर्नल एंट्री हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तब हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे एसेट डायरेक्ट एसेट अकाउंट नहीं लिखेगा, ठीक। यहाँ पे लिखाएगा जैसे मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। इस अब आगे देख लेते हैं सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसका अपोजिट यहाँ पे कर देंगे, ओके। फिर थर्ड नंबर के इसमें क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज होता है तब क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी मतलब कोई भी जो लाइबिलिटी है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, ओके। फोर्थ नंबर केस में देखते हैं डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी की अमाउंट डिक्रीज होती है तब क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक। यहाँ पे होगा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। 5 नंबर केस में क्या बोल रहा है, फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को अगर रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जैसे कोई डेटर है, ठीक, वो अनरिकॉर्डेड है, उसकी कहीं भी एंट्री नहीं थी, ठीक, वो अनरिकॉर्डेड है, अभी तक पता ही नहीं था, अब वो पता चल रहा है, तो अब हम लोग उसको क्या करेंगे, अब उसको किस तरीके से एंट्री पास करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। अब आगे देख लेते हैं फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट, ओके। अब 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि जो बैलेंस आएगा मतलब क्रेडिट या डेबिट बैलेंस मतलब गेन या लॉस जो भी आएगा उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री हम लोग किस तरीके से पास करेंगे, ठीक। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा बैलेंस आ रहा है डेबिट से मतलब गेन हो रहा है, ठीक, और इसको कैसे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ओके। इसका जस्ट अपोजिट एंट्री पास होगा अगर लॉस होगा मतलब डेबिट बैलेंस ज़्यादा रहेगा क्रेडिट बैलेंस से, ठीक। तो उस टाइम पे हम लोग ये वाली एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से अब हम लोग समझेंगे कि आगे हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, सी एंड डी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। सी और डी पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, ओके। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, ठीक। इनका बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2017 का, ठीक। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले वो देख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है यहाँ पे, फिर कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक, इतना चीज़ गिवन है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड ई, ठीक। 1 अप्रैल को इन्होंने क्या किया है, डी को एडमिट किया है एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, ठीक। 1/3 शेयर के लिए इससे पार्टनर बनाया है।
फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आगे एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, ई विल ब्रिंग ₹3 लाख एज हर कैपिटल एंड ₹50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विल बी विदड्रॉन बाय C&D। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो नया पार्टनर आया था ई, उसने क्या किया है, कैपिटल लाया है ₹3 लाख और उसके बाद क्या लाया है, ₹50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसका हाफ ऑफ द अमाउंट जो क्या किया है, पार्टनर सी और डी ने क्या किया है, विदड्रॉ कर लिया है। ओके, अब आगे सेकंड केस में देखते हैं क्या बोल रहा है, डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000 वर अनरिकॉर्डेड। ₹5,000 का डेटर था वो अनरिकॉर्डेड था, अब उसको वापस से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अब थर्ड नंबर केस में देख लेते हैं क्या हो रहा है, फर्नीचर विल बी reduced by 10% and provision for doubtful debts will be credited on bills receivable and debtors। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ है, फर्नीचर था 10% से रिड्यूस हुआ है। ठीक, फर्नीचर का अगर 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे फर्नीचर है, अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,000। ठीक, इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा ₹11,000 जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, रिड्यूस हुआ है तो हम लोग इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। ओके, तो इसके बाद क्या बोला है, 5% से प्रोविजन पर बना है डाउटफुल डेट्स का, किसके ऊपर बना है, बिल्स रिसीवेबल्स पे और डेटर्स पे बना है। ठीक, मतलब ये जो बिल्स रिसीवेबल और डेटर है इनके ऊपर 5-5% से डाउटफुल डेट्स बना है, प्रोविजन बना है। ओके, फिर आगे देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो क्या हुई है, अप्रिसिएट हुई है 20% से। ठीक, उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है, देयर बीइंग अ क्लेम ऑफ ₹8,000 अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। यहाँ पे क्या आया है, डैमेजेस के लिए फर्म के अगेंस्ट ₹8,000 का क्लेम आया है। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है सिर्फ। ठीक, आगे देख लेते हैं, पहले केस यहाँ पे जो गिवन है इससे कोई रिलेटेड नहीं है, रिवैल्यूएशन से कोई रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक, अब सेकंड नंबर में आते हैं, तो सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, डेटर था जो अनरिकॉर्डेड था उसको वापस से रिकॉर्ड करना है। तो डेटर क्या है, एक एसेट है और एसेट को रिकॉर्ड करेंगे जब, मतलब अब तो एसेट एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब उसको रिकॉर्ड में ला रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, क्रेडिट साइड में। ठीक, बाय डेटर्स, उसके बाद जितना अमाउंट का था डेटर उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर केस में क्या बोल रहा है, फर्नीचर था जो रिड्यूस हो रहा था 10% से, तो मैंने 10% निकाला था, फर्नीचर का कितना था, ₹11,000। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट ₹11,000। ओके, 10% से। उसके बाद प्रोविजन जो क्रिएट किया गया था, मतलब प्रोविजन क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और जब भी लाइबिलिटी क्रिएट किया जाता है, जब भी लाइबिलिटी बढ़ता है तो हम लोग कहाँ बताए थे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। ठीक, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, किसके अकाउंट में, डेटर का बना था और बिल्स रिसीवेबल का 5% से। ठीक, तो आप लोग 5% से निकाल लीजिएगा अमाउंट कितना होता है। ओके, फोर्थ नंबर में देख लेते हैं क्या बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग है उसका वैल्यू अप्रिसिएट हो रहा है 20% से। ठीक, तो 20% लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिसिएट हो रहा है। ठीक, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लैंड पहले देख लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, वो एक एसेट है, एसेट क्या हो रहा है, अप्रिसिएट हो रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, अगर बढ़ता है तो किधर रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में। ठीक, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, फिर बढ़े हुए अमाउंट से 20% से रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, फिर 5 नंबर केस में क्या बोल रहा है, देयर बीइंग अ क्लेम ऑफ ₹8,000 अगेंस्ट द फर्म। तो जो डैमेजेस के लिए क्लेम आया था, तो क्लेम क्या है, एक तरीके से जो ऑब्लिगेशन टू पे, मतलब लाइबिलिटी। ठीक, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे किस साइड, डेबिट साइड में। ठीक, तो किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, टू क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट। ओके, फिर डैमेजेस का जितना अमाउंट था, जितना हम लोग को पे करना था, फर्म को पे करना था, उससे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, आप बैलेंस करके देखेंगे कि डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा है या क्रेडिट साइड,
तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग का 62,000 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट हो जा रहा है, ठीक, इधर से हो नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अब क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में, ठीक। नया पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा रिवैल्यूएशन में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ओके, ट्रांसफ़र करेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वली वो लोग कर रहे थे। तो अब निकालेंगे कि डिफरेंस अमाउंट कितना था। डिफरेंस अमाउंट हो रहा है 41,750, ठीक। अब 41,750 को इंटू करेंगे 1/2 से, अब आएगा कितना, 20,875 रुपीज़ एक एक का, ठीक, सी का भी और डी का भी, ठीक। इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ओके। अब आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता क्या है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हम लोग करते हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड में, पर उसका जो प्रॉफिट होता है वो 1 अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा देता है, मतलब मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक। इसीलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ओके। मतलब एक्सपेंस तो हम लोग करेंगे इस ईयर में, ओके, पर उसका जो बेनिफिट होता है इस साल में भी मिलेगा, फिर आगे आने वाले ईयर्स में भी मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, ठीक। वो क्या होगा, उसका प्रॉफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा देगा। डेफर्ड रेवेन्यू का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंसेस, ओके। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। At the time of admission of a partner, deferred revenue expenditure is written off by transferring it to the debit of partner's capital or current account in their old profit sharing ratio। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो जितना भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ कैसे करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करके किधर, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक। पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओके। इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे नए पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं होने वाला है, ठीक। तो इनके तो इसको किस रेशियो में करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक, ओल्ड पीएसआर में करेंगे, ओके। इसका एक एग्जाम्पल है, उससे मैं आपको उसका जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगी, ठीक। ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 4:1। ए बी पार्टनर है, उनका रेशियो गिवन है 4:1। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023, shows a balance sheet of एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक एग्जाम्पल है, आप लोग इसका एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पता चले कि ये किस टाइप का एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर आता है तो समझिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कितने का, 20,000 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पास द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन। जर्नल एंट्री पास करने बोल रहा है, तो 20,000 रुपीज़ का है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक। तो कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, तो ए और बी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या किस तरीके से होगा, एज कैपिटल अकाउंट, बेस कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक। अमाउंट किस रेशियो में होगा, ओल्ड पीएसआर में होगा, ठीक, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक। आगे देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक।